तो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहां हम आज बिहार सामान्य ज्ञान का एक रिव्यू देखेंगे। ये जो बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है और एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, हम इसी बुक के माध्यम से आप लोगों का पूरा बिहार कवर करवाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। आपका सहयोग और आपके साथ से मैं आगे बढ़ पाऊंगी। आपका सहयोग बना रहे, इसकी मैं आशा करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, ये भी मेरी कामना है। धन्यवाद। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार के मैप को देख लेंगे। ठीक है, ये जो सबसे नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये टोटल जो है कितने हैं? टोटल 7 है। कितने? 7। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये ऊपर के चारों हो गए। अब इस तरफ आ जाते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल को स्पर्श जो ज़िले कर रहे हैं बिहार के, वो हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक, और फिर इधर झारखंड की तरफ आ जाते हैं नीचे, तो झारखंड को स्पर्श करने वाले हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये 8 हैं। और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले जो हैं ये 3 हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं एक बार। ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले ज़िले ये हैं: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये भी टोटल 8 हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें बिहार में टोटल प्रमंडल जो हैं 9 हैं। ठीक है, इन 9 प्रमंडल को एक बार देख लेते हैं, एक नज़र दे देते हैं। जो फर्स्ट प्रमंडल हम लोग इधर से देख लेते हैं। ये जो है तिरहुत है। ठीक है, तिरहुत वाले में ये वैशाली से लेकर पश्चिमी चंपारण से लेकर ये जो है वैशाली, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सारे जो हैं आते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी। ठीक है, ये टोटल ज़िले आते हैं इसमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रमंडल दरभंगा प्रमंडल। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल ये वाला, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये जो जोन है दरभंगा प्रमंडल। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको मैं ग्रीन कलर से कर देती हूँ। ये जो टोटल ज़िले हैं ये तिरहुत के हैं, तिरहुत। ठीक है, और इसको मैं ब्लू से कर देती हूँ, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये 3 ज़िले जो दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा कोसी प्रमंडल। ठीक है, कोसी प्रमंडल में भी ये 3 आते हैं: सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और हमारा नेक्स्ट है ये कोसी है। और हमारा नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल, इसे मैं ब्लैक से कर देती हूँ, पूर्णिया। ये जो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, ये चारों ज़िले जो हैं पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रमंडल है ये है भागलपुर प्रमंडल, जो ये बांका और भागलपुर आता है। इसमें भागलपुर प्रमंडल में बांका और भागलपुर आता है, ये भागलपुर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। ये जो आ जाएगा अपना मुंगेर प्रमंडल। ठीक है, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, ये सब जो आ जाएंगे मुंगेर प्रमंडल में। ठीक है, इस मुंगेर में। अब हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रमंडल है
ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अपना मगध, ठीक है, जिसमें औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, ठीक है, गया, नवादा, ये सारा जो आ जाएगा ये मगध प्रमंडल में रहेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रमंडल है पटना प्रमंडल, ठीक है, ये है जिसके अंदर कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, ठीक है, और नालंदा आएगा, ये जो इसमें पटना प्रमंडल में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है सारण प्रमंडल, जिसके अंतर्गत कलर दूसरा ले लेते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाएगा ये सारण, ठीक है, गोपाल, जिसके अंतर्गत गोपालगंज, सारण, सिवान आते हैं, ठीक है। ये 9 प्रमंडल मिलके हो गए। एक हो गया तिरहुत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा वैशाली से शिवहर, सीतामढ़ी, ठीक है, ये तिरहुत हो गया। ये दरभंगा प्रमंडल हो गया, जिसके अंतर्गत समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आता है। फिर ये कोसी प्रमंडल, जिसके अंतर्गत सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आएगा। फिर आ जाएगा पूर्णिया प्रमंडल, जिसके अंतर्गत अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये आ जाता है। भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िले हैं, भागलपुर और बांका, ठीक है। मुंगेर प्रमंडल में आ जाएगा शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, ये सारा आ जाएगा। और फिर हमारा ये मगध प्रमंडल है, इसके अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, जहानाबाद, अरवल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और अपना ये पटना प्रमंडल के अंदर कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, ठीक है, नालंदा, ये सारा आ जाएगा। समझ गए, ये 9 प्रमंडल हैं। अब चलिए देख लेते हैं बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। चलिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 27 डिग्री 31 मिनट से लेकर 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, और इधर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अब इसका देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। इसका देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा आपका 88 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट पूर्वी देशांतर से लेकर, सॉरी इधर यहाँ पे 83 हो जाएगा, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अब बिहार का जो है चौड़ाई देख लेते हैं, ठीक है। बिहार का चौड़ाई पूरब से पश्चिम की तक इसका जो है टोटल किलोमीटर में 483 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ नॉर्थ टू साउथ देख लिया जाए तो इसका जो है 345 किलोमीटर, ठीक है। हमारा पहला जो बिहार का परिचय में जो टॉपिक है, राज्य का नाम जो बिहार पड़ा है, यह नाम इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण पड़ा है, ठीक है। यह नाम जो पड़ा है बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, ठीक है। विहार मतलब मठ को कहते हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु सब रहते थे, ठीक है। विदित हो कि इस प्राचीन समय में यह क्षेत्र जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है,
बिहार राज्य की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई है। राज्य की राजधानी पटना है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कह के बुलाया जाता है। आज एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो किसने किया था? तो ये पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। ठीक है। और ये पाटलिपुत्र को हम पहले कुसुमपुर, पुष्पपुर, आजमाबाद और आदि के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है राजकीय चिन्ह यहाँ का बौद्ध वृक्ष है जो स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा दुर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी जो है गोरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। और राजकीय मछली जो मांगुर है। राजकीय पशु बैल है। राज्य गीत जो है, राज्य गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वदन बिहार। ठीक है। राज्य प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। राज्य के खेल है कबड्डी। राज्य की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री, अभी हम लोगों ने देखा 24 डिग्री 20 इंच 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है। राज्य का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी कुल भौगोलिक क्षेत्र का संपूर्ण भारत में जो भागीदारी है 2.86% है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक है। ये रिवीजन सेशन इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेकर चल रही हूँ। ठीक है। आपका क्विक रिवीजन करवाऊँगी। ठीक है। चलिए, राज्य की सीमा से लगे राज्य हैं 3। ठीक है। पश्चिम बंगाल पूर्व में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। झारखंड जो है दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण की तरफ है। राज्य की सीमा से लगा देश नेपाल है। ठीक है। उत्तर में है। नेपाल की सीमा से लगे ज़िले जो हैं कुल 7 हैं, जैसे कि पहले ही में हम लोगों ने देख लिया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले जो हैं कुल 8 हैं। ठीक है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे ज़िले हैं ये कुल 3 हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड से सटे ज़िले जो हैं कुल 8 हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले जो हैं कुल 9 ज़िले हैं। ठीक है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। राज्य की जलवायु मानसूनी है। सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया है। इसी तरह और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। राज्य की जलवायु मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा जो है 1205 मिलीमीटर होता है, जैसे मिलीमीटर है 12.5 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। सबसे गर्म स्थान गया का है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 173 फीट है, जो लगभग 53 मीटर है। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या अभी बढ़ गई है। ठीक है। जाति आधारित जनगणना ये 2011 की जनगणना के आधार पे 10,40,99,452 है। ठीक है। देश में तीसरा स्थान है। ठीक है। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में इसका तीसरा स्थान। पहले स्थान पे यूपी है। ठीक है। और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष में 52 टोटल प्रतिशत में देखा जाए तो 52.14% है। ठीक है। 5,42,42,78,157 है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी जो है 4,98,21,295 है, जिसका प्रतिशत भी देखा जाए 47.86% है। भारत की कुल जनसंख्या में 8.60% भाग लेता है। ठीक है।
प्रतिशत का अंक जो है 8.60% है, ठीक है। मतलब 100% में से इसका जो भाग है 8.60% बिहार राज्य का है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है पहला, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर प्रदेश, जबकि देश में स्थान है उत्तर प्रदेश, जबकि देश में स्थान है दूसरा महाराष्ट्र है। तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो हुई है फिर 25.42% है, जो देश का छठा स्थान है। जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 1106 है, जो देश में पहला स्थान रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, 58,38,465 है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ पे जनसंख्या जो है 6,36,342 है। सर्वाधिक दस के जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है मधेपुरा है, जिसका टोटल परसेंटेज 31.12% है। न्यूनतम दस की जनसंख्या वाला जो जिला है गोपालगंज है, 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर 1880 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है कैमूर है, जहाँ पे 488 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहता है, प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जिला जो है पटना है, 2020-21 के आधार। न्यूनतम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जिला जो है शिवहर है। इससे 3 सबसे संपन्न जिले जो पटना है, ठीक है, जिसका 1.15 लाख है। बेगूसराय 0.45 लाख, मुंगेर 0.43 लाख है, ठीक है। 3 सबसे गरीब जिले जो हैं सीतामढ़ी 0.21 लाख, अररिया 0.20 लाख, शिवहर 0.19 लाख, ठीक है। साक्षरता दर के अनुसार साक्षरता दर जो है टोटल 61.80 है, जिसमें पुरुष जो है 71.2% है और महिलाओं का जो साक्षरता दर है 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है, 73.37% की दर से। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो पूर्णिया है, 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 82.88%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है पूर्णिया है, 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है, 62.97%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है सहरसा है, 41.68%। लिंगानुपात महिलाओं प्रति 1000 पुरुष पे जो है 18 है, ठीक है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, जहाँ पे 1000 पुरुष पे 1021 है, मतलब 1021 महिलाएं, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर है, 876 है 1000 पुरुष पे। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के आयु तक का होता है, इसमें टोटल है 1000 गर्ल चाइल्ड पे 1000 मेल चाइल्ड पे 935 गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, मतलब लड़कियां हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज 971 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वैशाली है, 904 है। लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़के पर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है, जहाँ पे 25,14,590, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर है, 28,116 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना की है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या समस्तीपुर का है। देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में चाहे प्रतिशत में पूछे और या फिर ऐसे दोनों में पटना ही होगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में समस्तीपुर आता है, 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो ऐसी है वो 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है गया है, 13,34,351 है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर 96,655 है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है किशनगंज है, 6.69%।
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो है 1.3% है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो वाला जिला है जो है पश्चिमी चंपारण है, जहाँ पे 2,50,046 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर है, 318, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति वाला जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, 6% में देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण में, जिसका जो है टोटल प्रतिशत जो है 6.35% है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले जो हैं औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। राज्य का उच्च न्यायालय जो है पटना में है, वर्ष 1916 में स्थापित हुआ था। प्रमंडल की संख्या जो है 9 है। अभी भी हम लोगों ने देखा कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया। जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायत समितियों की संख्या 533 है। पंचायतों की संख्या 58 है। बिहार आर्थिक समीक्षा 22-23 पंचायती राज विभाग, ये सब जो आंकड़ा है उसी से है, ठीक है। पुलिस स्टेशनों की संख्या 853 है। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति 6 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं 6 हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन जो है विधानसभा। और विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोक नृत्य कट, घोरवा, छऊ, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच आदि है, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य जो है कट, घोरवा, छऊ, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा, डोमकच आदि है, ठीक है। जाट-जाटिन भी शायद यहाँ का ही है, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। प्रमुख वन प्रकार जो है पर्णपाती है। गंगा के किनारे स्थित जिले जो हैं, जिलों की संख्या जो है 12 है। ये हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, लखीसराय एवं खगड़िया। वर्ष 2022 में बिहार में 120 नए नगर पंचायतें एवं परिषदों की स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। पहला है भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य, मुंगेर में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया जिले में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, 1989 में इसकी भी हुई थी। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, 1987 में हुई थी। और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई में है, इसकी स्थापना भी जो 87 में हुई थी दोनों की। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में 1991 में इसकी स्थापना हुई। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में 1994 में इसकी स्थापना हुई। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो वैशाली में है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इन सब का जो स्रोत है ENVIS सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया MOEFCC। ये नोट देख लेते हैं। गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व। कांवर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। गोगाबिल जो है बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है और कांवर झील जो है बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। चलिए अब देख लेते हैं राज्य में प्रथम। बिहार राज्य में प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दौलत राम है। प्रथम मुख्यमंत्री है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री बोला पसवन शास्त्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह। स्वतंत्रता पूर्व से विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता उपरांत, ठीक है। ये प्रथम विधान अध्यक्ष जो है राम दयालु सिंह स्वतंत्रता से पूर्व ये थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और विंध्येश्वरी प्रसाद जो हैं स्वतंत्रता उपरांत बने थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी, ठीक है।
प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे स्वतंत्रता से पूर्व, देवचंद सिंह स्वतंत्रता के उपरांत। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे एस के बागे। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे सर वाल्टर मोरे थे। डॉक्टर 1921 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुलाई 1921 से नवंबर 1922। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद जुलाई 1937 से 37 सितंबर से 1948 तक। ठीक है। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपराष्ट्रपति सैयद हसन इमाम थे। फरवरी 1921 से 1922 में इनका था कार्यकाल। बिहार विधान परिषद के उप सभापति श्याम प्रसाद सिंह थे। जून 1946 से सितंबर 1948 में इनका कार्यकाल था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो सर एडवर्ड मैनर चैम्प्स चैमर जो मार्च 2016 से अक्टूबर 1917। ठीक है। और नेक्स्ट जो मनमोहन अग्रवाल जो हैं ये स्वतंत्रता उपरांत बने थे। 9 जनवरी 1948 से लेकर इनका कार्यकाल था 24 जनवरी 1950 तक। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो महामाया प्रसाद सिन्हा थी। नेक्स्ट है प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था बिहार बंधु था। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ावो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए अब रैपिडली प्राचीन भारत बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। ये विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास का पर प्रकाश है। ठीक है। सबसे पहला है विदेशी यात्री हेरोडोटस, इतिहास का जनक। इसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। हेरोडोटस कृत हिस्टोरिका भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डालती है। यह यूनान से आने वाला प्रथम इतिहासकार था। ठीक है। दूसरा है मेगस्थनी, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसको 350 ईस्वी पूर्व में यूनान और भारत के मध्य हुई संधि के तहत भारत आना पड़ा था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। इसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया तथा राजा के राजप्रामाद का भी बड़ा ही सजीव वर्णन किया। मेगस्थनीज के अनुसार उस समय राज्य में शांति थी। लोगों के घरों में चोरी का कोई डर नहीं था। यह बताता है कि राजा का जीवन बड़ा ही ऐश्वर्य था। ठीक है। दूसरे आते हैं विदेशी यात्री टेसियस या ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों में परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तीसरे जो हैं प्लिनी, चौथे जो हैं प्लिनी है। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और इसमें भारतीय पशुओं, पौधों, खनिजों, पदार्थों की जानकारी मिलती है। इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार पर भी प्रकाश डाला है। टॉलमी इसने दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। इसमें तत्कालीन भारत की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब तीसरा नेक्स्ट है डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार, ठीक है, और अन्य स्रोतों में कभी कभी अशोक भी मिलता है। ठीक है। जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायनोसियस बिंदुसार के राज्य में आया था। डायमेकस नेक्स्ट है डायमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजू था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फायन 399 में यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके विवरण में गुप्तकालीन भारत का सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसने अपने विवरण में मध्य एशियाई देशों के बारे में बताया। यह चीन से रेशम मार्ग, प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का समूह था जिसके माध्यम एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जुड़े हुए से होते हुए भारत आया था। अब नेक्स्ट है जो है विदेशी यात्री सोंग यून है जो 518 ईस्वी में आया था भारत। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक ठहर कर यह 645 में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन करते और भारत में बौद्ध ग्रंथों को
एकीकृत कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इस वृत्तांत में 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था। हेनचांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में सुमात्रा के समुद्री रास्ते से भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। यह 671 से 695 तक लगभग 24 वर्षों तक भारत में रहा, जिसमें 10 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और इसने भारत और मालदीव पुंज में प्रचलित बुद्ध धर्म का विवरण नामक प्रमुख ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास बिहार का। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल में बिहार कैसा था। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। वस्तुतः उसने 12वीं शताब्दी के अंत में 13वीं सदी के प्रारंभ के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती लक्ष्मण वटी को बनाया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने की थी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। याद रखिएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी। नेक्स्ट है 1229 से 30 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश की पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने अवध, बिहार और लखनौती बंगाल को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसमें शक्र सिंह पराजित हुए। उसने अलाउद्दीन में समझौते कर लिया। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। हरि सिंह ने अपने शासनकाल में एक समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति मजदूल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नामक नाम दिया। ठीक है, यहाँ से मोहम्मद तुगलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगिरी को जैन मंदिरों को दान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासक मलिक बयां को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट है 1394 में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा हुआ। लोदी काल में बिहार पर नुहानी अफगानों की स्थिति सुदृढ़ हुई। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। अब नेक्स्ट है शेरशाह सूरी सहसराम यानी सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। ठीक है, शेरशाह सूरी जो था सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। ठीक है, शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। उसी की वजह से इन्हें जो है ना शेर खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, बहादुरी से प्रसन्न हुआ और वहाँ उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। 1534 ईस्वी में शेरशाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद को हराया। 26 जून 1539 को इसने चौसा बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया। शेर खां चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान।
चौसा में पराजित होने के एक वर्ष बाद ही हुमायूं द्वारा 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के निकट फिर एक युद्ध के लिए शेरशाह को ललकारा गया। इसे बिलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी के नाम से जानते हैं। इसमें शेरशाह को विजय प्राप्त हुई। 10 जून 1540 को आगरा में विधिवत रूप से शेरशाह का राज्याभिषेक हुआ। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को पुनः 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी बनाया। तारीख़ दाऊदी ने जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है के अनुसार शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ साथ यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेरशाह ने जबकि पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। शेरशाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार के सूबेदार का पद प्रदान किया गया। शेरशाह द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन उन्होंने ही आरंभ किया था। शेरशाह द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई तथा डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही आरंभ किया गया था। शेरशाह सूरी के एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था। शेरशाह सूरी जो था एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था। उसने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की सुविधा को सुगम किया था। ठीक है, इससे वे दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहते थे। शेरशाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। 1543 ईस्वी में उस पर विजय प्राप्त किया। मल्लू खां मालवा का शासक था, जिसकी उपाधि कादिर शाह थी। मारवाड़ अभियान के दौरान शेरशाह राठौर राजपूतों की वीरता और उनके श्रेष्ठ पराक्रम से काफ़ी प्रभावित हुए और उसने कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर जौ बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान को बादशाहत खो बैठता। शेरशाह ने 68 वर्ष की आयु में 1540 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। हालांकि वह केवल 5 वर्ष तक राजगद्दी पर रहा, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि इतिहास में अमर हो गया। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया। रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का किला एक कोहना नामक मस्जिद उसी ने बनवाया। शेरशाह ने किसानों की दशा सुधारने के लिए राज्य की आय निश्चित करने के उद्देश्य से भूमि व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि की माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत की। उसने पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला। शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसने पुराने घिसे पड़े सिक्के के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधी चौथाई 16वें भाग के भी उत्तरी अनेक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया और तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था। 1:64 का अनुपात था। ठीक है, शेरशाह द्वारा एक दिन सैनिकों के कार्य के निरीक्षण के दौरान एक हथगोला फट गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। 22 मई 1545 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं मुगल काल में बिहार कैसा था। बिहार में महान अफगान सम्राट शेरशाह द्वारा स्थापित सूरवंश के पतन के बाद बिहार अफगानी के अधीन बना रहा। इसमें ताज खां करारानी, सुलेमान खां और दाऊद खां करारानी आदि प्रमुख रहे। इन लोगों ने बिहार का अपना नियंत्रण 1580 तक बनाए रखा। सुलेमान खां ने 1556 से 1572 तक शासन किया और अपने अधिकार क्षेत्र का उड़ीसा तक विस्तार किया। उसने तत्कालिक मुगल सम्राट अकबर के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार बनाए रखा, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति अहंकारी रवैये अपनाया। फलतः मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया। दाऊद खां ने करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। 1580 तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। अकबर द्वारा नियुक्त बिहार के प्रांतपतियों में राजा मानसिंह अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसने 1587 से 1594 के ईस्वी के दौरान मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। उसने गिरदौर, खड़गपुर, भोजपुर स्थानीय सरदारों को पराजित किया। रोहतास को उसने अपनी राजधानी भी बनवाई थी। राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी जो है रोहतास को बनाया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश
छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों ने अधिकार स्थापित किया। ठीक है, मुगलों ने अधिकार स्थापित किया हुआ इस क्षेत्र के हीरो का खानों पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में इस क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। 1621 ईस्वी में जहांगीर राजकुमार परवेज को बिहार के प्रांतपति नियुक्त किया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमार को ही दिया जाने लगा। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उसने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया। तो ये अजीमाबाद जो है औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और उसका पुनर्निर्माण करवाया। बाढ़ में राजकुमार अजीम को अजीम मुर्शान की उपाधि दी गई। बाढ़ में राजकुमार अजीम को अजीम मुर्शान की उपाधि दी गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। उसने अजीम मुर्शान को पुनः बिहार का सूबेदार बना दिया। 1711 में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार चला गया। फर्रुखसियर ने पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार 1713 ईस्वी में हुआ। उसका शासनकाल 1712 से 1719 ईस्वी तक रहा। 1733 ईस्वी तक बंगाल के नवाब द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया गया। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित तक यह स्थिति कायम रही। बिहार में चेर राजवंश। ठीक है, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान कुछ क्षेत्रों पर जनजातीय राजाओं का वर्चस्व स्थापित हुआ। इन जनजातियों में चेर प्रमुख थे। चेरों द्वारा 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों पर अधिकार किया जा चुका है। 1611 ईस्वी में उज्जैनों और चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंश से राजा विजयी हुए। चेर वंश के राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरों का सबसे प्रमुख शासक रहा। 1660 ईस्वी में चेर राजवंश के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मुगलों का अधिकार हो गया। अब बिहार में नुहानी वंश का क्या स्थान रहा है वो देख लेते हैं। 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार को सूबेदार नियुक्त किया। यह अपने पद पर 1523 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी प्रशासक नियुक्त हुआ। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान नुहानी चलिए ये फिर से देख लेते हैं। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की। बहार खान ने 1526 में कनकपुरा के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बहार खान के बाद फरीद खां के संरक्षण में उसका पुत्र जलाल उर्फ जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बना। चलिए बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम सामान्यतः यूरोप व्यापारियों के आगमन से प्रारंभ होता है। ठीक है, चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने आगमन के क्रम में बिहार को व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र बनाया था तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अंतोगत्वा अंग्रेज व्यापारी बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन संचालन हेतु सर्वेसर्वा बने।